हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 7 अप्रैल 2022 अचानक से मेरे इंस्टा का DM मैसेज से भरने लगा। हर मैसेज में एक ही वीडियो का लिंक था और वो था ये वीडियो। DHL का विमान 2 टुकड़ों में टूट चुका था। इस वीडियो को मैंने 2 बार, 20 बार, 200 बार देखा। तब तक देखता रहा जब तक मैंने इसे डिकोड ना कर लिया। इसके 2 दिन बाद ही मैंने सिर्फ वीडियो को देखकर ये बता दिया कि हादसा कैसे हुआ। उस वक्त कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आया था। अभी बस कुछ ही महीने पहले इस केस का रिपोर्ट पब्लिश हुआ। और दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि मेरे द्वारा कहा गया एक लाइन भी गलत नहीं हुआ। इसलिए अगर आपने वो पुराना वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो आपको थोड़ी सिमिलर लग सकती है। मैंने उस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि जब भी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। इसलिए आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं बनाता ही नहीं। क्योंकि पुराने वीडियो में मुझे जो कुछ भी लगा कि यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है। खैर, हम इस वीडियो के हादसे के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में और मैंने इस केस को कैसे डिकोड किया उसके बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। 7 अप्रैल 2022 सुबह के 9 बजे जूना सेंट मारिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोस्टा रिका, DHL फ्लाइट 7216 में सामान लोड किया जा रहा था। ये एक कार्गो प्लेन था, इसलिए इस प्लेन में एक भी पैसेंजर नहीं था। बस बड़े बड़े कंटेनर्स को लोड किया गया। प्लेन में सिर्फ 2 पायलट के अलावा और कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। करीब 1 घंटे में सारे सामान को प्लेन में डाल दिया गया। कुछ ही देर में प्लेन को टेक ऑफ क्लियरेंस मिल गया। टैक्सिंग करते हुए करीब 9:30 बजे ये प्लेन रनवे पर पहुंच गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। प्लेन बिना किसी प्रॉब्लम की रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। करीब 1 घंटे के लंबी उड़ान के बाद ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन अरोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। धीरे धीरे प्लेन रनवे से अलाइन होकर लैंडिंग की तैयारी करने लगा। यहाँ तक भी प्लेन में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दिया। प्लेन सही सलामत लैंड कर गया, लेकिन लैंडिंग के कुछ सेकेंड्स बाद ही जैसे ही ये प्लेन टैक्सीवे D पर पहुंचा, प्लेन का लैंडिंग गियर कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से प्लेन का फ्यूजलेज रनवे से रगड़ खाने लगा। कुछ ही सेकंड्स बाद ये प्लेन राइट की ओर मुड़ने लगा और यहीं पर प्लेन टूटकर 2 टुकड़ों में बट गया। हालांकि अब प्लेन रुक गया। तुरंत ही रेस्क्यू टीम, फायर फाइटर्स प्लेन के पास पहुंच गए। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त भी प्लेन का दोनों इंजन रनिंग कंडीशन में था। दोनों पायलट्स को जिंदा सही सलामत बचा लिया गया। उधर एयरपोर्ट के CCTV कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और कुछ ही घंटों में ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इत्तेफाक से उस वक्त भी मेरा YouTube चैनल एग्जिस्ट करता था और इस तरह से ये वीडियो मुझ तक पहुंचा। इसके बाद में इस वीडियो की मदद से इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करने लगा। खैर, यहाँ पर मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को रखता हूँ साइड में और बात करते हैं ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने ये पाया कि इंजन सही सलामत था। इवन जब ये प्लेन क्रैश हुआ तब भी इसका इंजन रोटेट कर रहा था। इट मींस इंजन में कोई खराबी नहीं थी। जब लैंडिंग गियर को देखा गया तो उन्होंने पाया कि ये टूटा हुआ है। लैंडिंग गियर का पहिया तभी टूट सकता है जब लैंडिंग के दौरान इस पर बहुत जोर पड़े। मे भी पायलट ने प्लेन के नोज को अधिक ऊपर कर दिया या प्लेन के नोज को अधिक नीचे कर दिया। इस तरह के केस में लैंडिंग गियर टूट सकता है। तो क्या इसका मतलब ये था कि पायलट ने प्लेन को ठीक से लैंड नहीं कराया? क्या दोनों पायलट्स ने कोई गड़बड़ी कर दिया? इसका जवाब पाने के लिए दोनों पायलट्स का एल्कोहल टेस्ट किया गया और ये भी टेस्ट किया गया कि इन दोनों ने कोई नशीला पदार्थ का सेवन तो नहीं किया था। दोस्तों, इस जांच से कोई भी फायदा हुआ नहीं, क्योंकि दोनों पायलट्स एकदम नॉर्मल थे। उधर इन्वेस्टिगेशन की एक टीम ATC के पास पहुंच गए। सारे इंस्ट्रक्शंस की जांच की गई, लेकिन यहाँ भी कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं था जो DHL को गलत राह में ले जाता।
यानी कि एटीसी भी एकदम क्लीन था। उधर पायलट से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि प्लेन में लो प्रेशर इंडिकेटर दिखाई दे रहा था। लैंडिंग के दौरान लो प्रेशर का मतलब होता है हाइड्रोलिक फेलियर। जब हाइड्रोलिक सिस्टम में किसी तरह का लीकेज हो जाता है या किसी वजह से ऑयल बाहर निकलने लगती है तो हाइड्रोलिक्स ठीक से काम नहीं कर पाता और इस तरह से प्रेशर में कमी हो जाती है। इंडिकेटर ये बता रहा था कि ऑयल प्रेशर में कमी हो चुकी है। हालांकि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए प्लेन को एयरपोर्ट में काफी सारे चक्कर लगवाए गए ताकि थोड़ा समय मिल सके सोचने के लिए कि आगे क्या किया जाए। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इंतजार करने लगे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर की, जो आगे की कहानी अपने बॉक्स में छुपाए बैठा था। इसी तरह से छानबीन करते करते 1 साल बीत गया। प्लेन का FDR यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जो पूरे प्लेन को मॉनिटर करता है कि कब कहां क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ FDR रिकॉर्ड कर लेता है। इसी FDR ने यह रिवील किया कि प्लेन का लेफ्ट हाइड्रोलिक फेल हो चुका था, जिसकी वजह से ऑटो ब्रेक, रडर, स्पॉइलर नंबर 3, 5, 8 और 10 अपना काम करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जो नोजव्हील था उसे भी इसी हाइड्रोलिक सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। इसलिए हाइड्रोलिक फेलियर के बाद प्लेन का नोजव्हील भी ओपन होकर लॉक नहीं हो पाया। यही वजह है कि लैंडिंग के दौरान नोजव्हील कोलैप्स हो गया और प्लेन का फ्यूजलेज रनवे से रगड़ खाना शुरू हो गया। पर अचानक से हाइड्रोलिक फेलियर हुआ कैसे, इसकी जांच करने के लिए एयरपोर्ट की भी छानबीन किया गया कि कहीं रनवे पर कोई गड्ढा तो नहीं, जिसकी वजह से अचानक से लैंडिंग गियर में जोर पड़ा हो और किसी तरह से हाइड्रोलिक फेलियर हो गया हो। पर अफसोस यहाँ भी कोई सबूत नहीं मिला। पूरा रनवे एकदम साफ सुथरा था। फाइनली 22 सितंबर 2023 यही वो दिन था जब इस हादसे का फाइनल रिपोर्ट दुनिया के सामने रखा गया। इस रिपोर्ट में ज्यादा कुछ तो पता चला नहीं, बस 2 इम्पोर्टेंट बात मुझे पता चली कि प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर हुआ, पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन इसी फेलियर की वजह से प्लेन का लैंडिंग गियर लॉक नहीं हो पाया। दूसरी बात ये पता चली कि इस हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से प्लेन के रिवर्स थ्रस्ट में भी प्रॉब्लम हो गई। खैर, इतना सब जानने के बाद मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि इस कहानी में आपको मजा नहीं आया होगा, कुछ तो अधूरा अधूरा सा लगा होगा। तो चलिए इस अधूरेपन को मैं पूरा कर देता हूँ। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा साल 2022 में। इस हादसे के ठीक 2 दिन बाद कैसे मैंने वीडियो देखकर इस पूरे केस को डिकोड किया, आइए इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। DHL फ्लाइट 7216 बोइंग 757 मॉडल का प्लेन था। इस प्लेन में 3 हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। अब भाई यहाँ पर 3 क्यों, 2 या 1 क्यों नहीं? तो देखो, यहाँ पर प्लेन में 1-2 कंट्रोल तो होता नहीं, बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है। इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोलिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया था। इन तीनों का अलग अलग डिपार्टमेंट था, मतलब कि आधे कंट्रोल को पहला हाइड्रोलिक सिस्टम, आधे को दूसरा और बचे खुचे को तीसरा हाइड्रोलिक सिस्टम कंट्रोल करेगा। इसका एक फायदा ये भी हो जाता है कि इन तीनों में से कोई एक भी हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो जाए तो प्लेन का पूरा कंट्रोल ठप नहीं होगा। बाकी बचे 2 हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से प्लेन को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसलिए प्लेन्स में मल्टीपल हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया जाता है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम बेहद पेचीदा होता है। मान लो हाइड्रोलिक सिस्टम 1 फेल हो गया। अब यहाँ पर पायलट्स को ये पता नहीं होता कि अगर हाइड्रोलिक सिस्टम 1 फेल हुआ है तो उस हाइड्रोलिक सिस्टम से प्लेन का कौन कौन सा कंट्रोल कनेक्टेड था जो कि अब काम नहीं करेगा। ये सब कुछ पायलट को पता नहीं रहता। इसलिए उनके पास हाइड्रोलिक सिस्टम का एक चार्ट होता है और वो चार्ट मेरे पास भी है। जब मैंने CCTV का वीडियो देखा तो मुझे बहुत कुछ दिखाई दिया। स्पॉइलर नंबर 3 और 5 वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं ये ऑन नहीं है, मतलब कि प्लेन में कुछ ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से ये दोनों स्पॉइलर ने काम करना बंद कर दिया। अगला क्लू मुझे प्लेन के इंजन में दिखाई दिया। लैंडिंग के दौरान प्लेन का इंजन ओपन हो जाता है, जिसे हम रिवर्स थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल प्लेन के स्पीड को धीमा करने में किया जाता है। वीडियो में अगर हम देखें तो प्लेन का ये रिवर्स थ्रस्ट ऑन नहीं था, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से 2 स्पॉइलर और एक रिवर्स थ्रस्ट एक साथ काम करना बंद कर दिया। नाउ यहाँ पर अगला क्लू मुझे प्लेन के फ्लैप्स में दिखाई दिया।
लैंडिंग के दौरान ये फ्लैप्स डाउन हो जाता है ताकि ये हवा से इंटरेक्ट करके प्लेन के स्पीड को और धीमा कर सके। लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है कि फ्लैप्स का यूज नहीं किया गया, यानी कि एक ऐसी गड़बड़ी जिसकी वजह से एक साथ स्पॉइलर ने काम करना बंद कर दिया, इंजन के रिवर्स थ्रस्ट ने काम करना बंद कर दिया, प्लेन के फ्लैप्स ने भी काम करना बंद कर दिया। ये सारी गड़बड़ियां सिर्फ एक गलती की ओर इशारा कर रहा था और यहीं पर मेरे दिमाग में आया कि भाई ये सब कुछ तो हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्ट होता है और अगर वो फेल हो जाए तो ये सारे के सारे काम करना बंद कर देगा। अब यहीं पर मैं कंफर्म हो गया कि हो ना हो प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम में ही प्रॉब्लम हुआ होगा और इस तरह से मैंने सिर्फ वीडियो देखकर इस केस को डिकोड किया था 2 साल पहले। लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैं खुद को कंफर्म करना चाहता था कि मुझे जो लग रहा है उसका कोई भी सबूत नहीं है मेरे पास। ऐसे तुक्का मार के तो मैं वीडियो बना नहीं सकता, इसलिए मैंने गूगल में थोड़ा सर्च किया और यहाँ पर मुझे बोइंग 575 का हाइड्रोलिक चार्ट मिल गया। तो आइए इस चार्ट की भी मदद से हम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ और किस तरह से हुई। इस चार्ट को हम सिंपल भाषा में समझते हैं। यहाँ लेफ्ट, राइट और सेंटर ये 3 हाइड्रोलिक सिस्टम है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम रडर और एलिवेटर का लेते हैं। ये तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड है, यानी कि प्लेन का कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो जाए, एक हो जाए या 2 भी हो जाए, तो ये रडर और एलिवेटर दोनों अच्छे से काम करेगा, क्योंकि एक जो हाइड्रोलिक सिस्टम बचा है उससे भी ये दोनों कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पर प्लेन के सारे कंट्रोल्स को तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। कुछ कंट्रोल्स लेफ्ट, राइट तो कुछ सेंटर के हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्ट रहेगा। बात करते हैं डीएचएल में प्रॉब्लम कैसे हुई। यहाँ पर हम लेफ्ट TR देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है थ्रस्ट रिवर्सल, जिसे हम रिवर्स थ्रस्ट के भी नाम से जानते हैं। ये लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम से कनेक्टेड है और राइट इंजन का TR राइट साइड के हाइड्रोलिक सिस्टम से। यहाँ पर अगर हम स्पॉइलर की बात करें तो लेफ्ट साइड के हाइड्रोलिक सिस्टम से स्पॉइलर नंबर 3 और 5 कनेक्टेड है। अब क्योंकि जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि स्पॉइलर नंबर 3 और 5 काम नहीं कर रहा था, ऊपर से लेफ्ट साइड का रिवर्स थ्रस्ट भी काम नहीं कर रहा था, और ये सब कुछ कनेक्ट किससे है? लेफ्ट साइड के हाइड्रोलिक सिस्टम से। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम लेफ्ट साइड के हाइड्रोलिक सिस्टम में ही हुई होगी, तभी तो इससे जितना भी कंट्रोल्स जुड़ा हुआ था सारे ने काम करना बंद कर दिया। इवन फ्लैप्स भी कनेक्टेड था तो वो भी काम नहीं किया। इसके अलावा प्लेन का जो आगे का पहिया होता है वो भी लेफ्ट साइड के हाइड्रोलिक सिस्टम से ही जुड़ा हुआ होता है। यही वजह है कि हम वीडियो में देख सकते हैं प्लेन का व्हील्स भी कोलैप्स हो गया। ये सारे सबूत साफ साफ बता रहा था, बस देखने का एक नजरिया चाहिए था। आगे अगर बात करें कि ये प्लेन राइट की ओर कैसे मुड़ गया, तो देखो इसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। प्लेन का राइट इंजन प्लेन को रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि प्लेन के लेफ्ट इंजन में रिवर्स थ्रस्ट काम ना करने की वजह से प्लेन को अभी भी आगे की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से प्लेन में एक तरफा फोर्स जनरेट होने लगा। नतीजा प्लेन राइट की ओर मुड़ गया। मुझे याद है उस दिन एयरपोर्ट में कुछ काम चल रहा था। एयरपोर्ट के साइड में एक गड्ढा बनाया गया था और उसी गड्ढे की वजह से ये प्लेन 2 टुकड़ों में टूट गया। दोस्तों ये केस मेरे लिए बहुत ही पेचीदा था, लेकिन जब एक कड़ी नजर आ गई तो सारे के सारे कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगी, और इसलिए इस केस को मैंने सिर्फ 2 दिन के अंदर ही सॉल्व कर लिया। उस पुराने वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां भी जाकर मेरे बातों को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल रिपोर्ट भी मिल जाएगा, आप वहां भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि जो कुछ भी मैंने बताया वो सही है या गलत। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जिस तरह से मैंने अपने इन्वेस्टिगेशन को समझाया चार्ट के माध्यम से और बहुत सारे एग्जाम्पल से, वो सब कुछ आपको ऑफिशियल रिपोर्ट में नहीं मिलने वाला, तो वो खोजना भी मत। खैर अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।